इन तमाम मौज़ूआत पे गुफ्तगू करने के लिए मौजूद हैं जाने मानी शख्सियत हैं जनाब ब्रिगेडियर सैयद गजनफर अली साहब, तज्जियाकार हैं। वेलकम करता हूं प्रोग्राम में। जनाब ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। थैंक यू वेरी मच। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, पहले तो हम बात कर लें सऊदी अरब के हवाले से। सऊदी अरब ने जो है वो अपने आलमी दिन के ऊपर जो वहां पे ओहदेदार आ रहा है इजरायली, उसने एलानिया यानी आ रहा है, वो एक खुफिया नहीं आ रहा, एक बात। दूसरा, जो सऊदी अरब है वो अपना सफारत खाना खोलने जा रहा है इजराइल में। तो आप जरा बताइए कि आप इसके आलमी तौर पे मुसलमानों के ऊपर क्या असरात होंगे? शमीर साहब, पहली बात तो मैं आपसे अर्ज करूंगा कि मुसलमान और मुसलमान ममालिक या मुसलमान ममालिक का कंसर्न या मुसलमान ममालिक का नाम, ये भूल जाइए। अच्छा, ये माजी की बात है, ये खत्म हो चुकी है। आजकल हर मुल्क जो है वो और इस्लामी ममालिक खास तौर पे, वैसे भी वेस्ट भी आप देखिए, वो रिलीजन की आइडेंटिटी से ड्राइव नहीं होते, वो इकोनॉमिक्स की आइडेंटिटी से ड्राइव हो रहे हैं। माशी तौर पर, बिल्कुल ठीक है, माशी आइडेंटिटी से ड्राइव हो रहे हैं। और सऊदी अरब में मोहम्मद बिन सलमान ने आके जो विजन दिया है, उसके अंदर रिलीजन का कहीं तस्करा या कोई कंसर्न, कोई रिलेटिविटी नहीं। हाँ ठीक है, वहां पे सऊदी अरब के अंदर मुसलमानों की और हमारे लिए सबसे अहम, सबसे मुकद्दस चीज जो है वो जो हमारे दिलों में और हमारे जहनों में रहती है, और वो तमाम मुसलमानों के लिए इक्वल है, पाकिस्तानियों के लिए नहीं, सबके लिए। वो उसका एक रेलेवेंस जो है, उसके हिसाब से लोग वहां जाते हैं, उम्रा करते हैं, हज करते हैं और रसूल करीम पीस बी अपॉन हिम के सामने हाजिरी देना चाहते हैं। लेकिन सऊदी अरब के अंदर जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं या जो आपने इंटरनेशनल लेवल पर उनकी डेवलपमेंट बताई, उसमें वो ज्यादा जो है उसको सऊदी अरब की मॉडर्नाइजेशन पे और सऊदी अरब को जो है वो वेस्टर्न ममालिक के लेवल पे लाने के लिए और विजन 2030 के हिसाब से जो दे रहे हैं, उसमें जो चीजें ताल्लुक रखती है वो है कि पहली बात ये, जैसे मैंने आपसे कहा, इकोनॉमी रिलेटेड चीजें क्या है। दूसरा, ये जो फ्रेंड्स हैं, ये जो सुपर पावर्स हैं जो ड्राइव करती है हुकूमत को, और अभी आपको पता है जो ड्राइव करती है मुल्कों को, अब अमेरिका एक सुपर पावर है, चाइना एक सुपर पावर है, रशियन ने अपनी रेलेवेंस साबित कर दी है कि वो कितने रिलेटिव हैं आजकल के हालात से। तो ये जो चीजें हैं, इसमें सऊदी अरब, अगर आप थोड़ा सा करीब के माजी में अभी देखें, G20 जो समिट हुई थी, जो जहाँ पे दुनिया की 20 लीडिंग इकोनॉमीज बैठी हुई थी, उसका अगर आप अक्स निकालें, उसका जिस्ट निकालें, तो उसके अंदर आपको सिर्फ एक चीज नजर आएगी, जो जो बाइडेन और ज़ियोनिस्ट लॉबी जो ड्राइव, दुरुस्त है, बिल्कुल सही। इजराइल जो है वो हब है हर चीज का। अगर एक ट्रेड रूट भी चलेगा, वो जाके हाइफा पे खत्म होगा। बिल्कुल, आईटी इंडस्ट्री चलेगी तो इजराइल से लेनी पड़ेगी, इकोनॉमी चलेगी तो इजराइल से लेनी पड़ेगी, एग्रीकल्चर चलेगी तो इजराइल, यानी उन्होंने पूरी G20 में इजराइल को फोकस बनाया। सही। अब ये दुनिया में एक ज़ियोनिस्ट लॉबी काम करती है, एक होती है इजराइल जो यहूदी है, एक यहूदियत से आगे जाके ज़ियोनिस्ट लॉबी है जो एवोलॉजिकल ज्यूज अपने आप को कहते हैं, जो कहते हैं कि टॉक अगेंस्ट इजराइल इज टू टॉक अगेंस्ट गॉड। अभी पूरी दुनिया को ड्राइव कर रही है वो ज़ियोनिस्ट लॉबी। अच्छा। और वही ड्राइव कर रही है रिलेशनशिप्स को। और जब जो बाइडेन से पहले जो वो था, क्या नाम है, ट्रम्प जो था, और ट्रम्प का बेटा जो था, और जो ट्रम्प ने विजिट किया था, जो सऊदी अरब ने जो उनकी बेटी मिसेस को, उसकी बीवी को जो तोहफे दिए थे, जो उसके बेटे को तोहफे दिए थे, जितना पैसा उनको दिया गया था, वहां से इंक्लिनेशन जाहिर हो गई थी सऊदी अरब की, दुरुस्त है, बल्कि यूएई ने तो अब उनके लिए वीजा फ्री सर्विस कर दी है। वो कहते हैं वो दे कैन कम विदाउट वीजा टू यूएई। वहां पे जो यूएई की जितने बड़े बड़े होटल है, वहाँ कोशर सर्व होता है बाकायदा। तो ये चीजें जो है ये उनकी अपनी है, तो उनकी इंटरनल पॉलिसी सऊदी अरब से जिससे मर्जी ताल्लुकात कायम करे, मुझे और आपको उससे कंसर्न बिल्कुल ठीक है, कम ही होना चाहिए। अच्छा। लेकिन हमारा कंसर्न इस तरह बन जाता है कि हमने इजराइल को तस्लीम नहीं किया सऊदी अरब की वजह से। बिल्कुल ऐसा है, और पैलेस्टाइन की वजह से। अब पैलेस्टाइन और कश्मीर जो है वो एक बाइगॉन चीज हो गए। कोई दुनिया, अगर फलस्तीन में क्रिश्चियन रह रहे होते, बुद्धिस्ट रह रहे होते, या कोई और रिलीजन के रह रहे होते, तो अभी तक यूनाइटेड नेशंस का फैसला कर चुका था, अमेरिका को भी तकलीफ। लेकिन चूंकि फलस्तीन में भी मुसलमान मर रहे हैं और कश्मीर में भी मुसलमान मर रहे हैं, तो ना अमेरिका को फिक्र है, ना सऊदी अरब को फिक्र है, ना यूएई को फिक्र है, ना
इंडोनेशिया को फिक्र है, न मलेशिया, किसी को फिक्र नहीं। वो कहते मरन दो जितने मर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे। अच्छा यहाँ आप देखें, जैसे आपने इंडिया में जो G20 अपना हुई है कॉन्फ्रेंस, उसका तस्करा किया है। इसी से अगर हम बात को बनाएं तो जैसे इजराइल है और इंडिया, इन दोनों का जो एजेंडा और प्रोपेगेंडा करने का तरीका है, क्या उसमें ममासलत है रॉ एजेंसी में और जो जूस एजेंसी है, जो क्या नाम है उसका, मोसाद गालबन, तो वो इनका आपस में वर्किंग रिलेशनशिप आपको नजर आता है? आप देखें जितने मर्जी मजालम डालें वो कश्मीर में, जितने मर्जी मजालम डालें वो फलस्तीन में, इनका कोई गठजोड़ आपको नजर आता है कहीं ना कहीं? नहीं, कहीं नजर क्या आता है, ये तो आज की बात थोड़ी है। ये तो आज से आप तारीख में पीछे जाए, 1990s में जाए, वाजपेयी देसाई के दौर में जाए, वाजपेयी के दौर में जाए, आप उसके बाद अपना मनमोहन सिंह के दौर में जाएं, इजराइल का और इंडिया का बहुत क्लोज कोलैबोरेशन है। कश्मीर के अंदर जितनी एंटी टेररिस्ट और जितनी इंडियन आर्मी की जो स्पेशल यूनिट्स और CTD जो CID जो है, उनकी ट्रेनिंग मुसैद ने की है। और इंडिया के ऑफिसर जो हैं वो बाकायदा इजराइल जाते हैं। इजराइल के मुसैद का एक विंग है जिसको आप कहते हैं मटसैडा। मटसैडा जो है वो ट्रेन करता है लोगों को बीहेडिंग में, यानी लोगों को कत्ल करने में, सर से काटने में। जैसे आपको देखते हैं, आप तालिबान के बाद लोग आपको बीहेडिंग करते नजर आए थे, वो भी इजरायली एजेंट्स थे जिनको वहां पे ट्रेन किया गया था। इनके लोगों को इसी तरह इंडियंस को ले जाकर ट्रेन किया गया। फिर उनको स्पेशल फोर्सेस की जो टेक्निक वो पैलेस्टाइन में इस्तेमाल करते हैं, जैसे पैलेट गन जो है वो इंडियन फोर्सेस इस्तेमाल की थी लोग। तो ये पैलेट गन की जो ट्रेनिंग है, पैलेट गन की जो मेथोडोलॉजी है, ये इनको मुसैद ने ट्रेन किया था सब कुछ। इनके बहुत ज्यादा बड़े डीप रूटेड रिलेशन है रॉ के और मुसैद के। बल्कि रॉ, मुसैद और CIA ने बदख्शा में अफगानिस्तान के अंदर एक कॉमन इंटेलिजेंस सेंटर बनाया था, जहाँ पे वो लोगों को रिक्रूट करते थे, अफगानियों को और इनको, और वहाँ कुरान शरीफ की आयतें, वहाँ पे कुरान शरीफ की आयतें कोट करते थे, कुरान शरीफ में लेते, जिनको हब्बियों में उन्होंने तर्जुमा किया हुआ था। वहाँ तालिबान के एक लोगों ने हमला किया था, वहाँ कोई 8 इजरायली मारे गए थे और वहाँ से लोग रिकवर हुए थे जिनको दहशतगर्दी की ट्रेनिंग देते थे। उसमें रॉ थी, मुसैद थी, तो इनकी थी बहुत ज्यादा डीप रूटेड मामला था। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं कि कनाडा ने सीधा सीधा इल्जाम लगाया, वो एक सिख जो नहीं, इल्जाम नहीं लगाया यहाँ पे, अपना वर्जन। अच्छा ठीक है, यानी इल्जाम नहीं लगाया, मुजरिम मैंने सबूत पेश किए। बिल्कुल इंडिया इन्वॉल्व है किलिंग में दीप सिंह नंजर की। इल्जाम तो वो बल्कि G20 जब कॉन्फ्रेंस हुई है, ये उसी वक्त वजीर आजम जो कनाडा के हैं उन्होंने उसी वक्त ये सबूत मोदी को दे दिए थे। जी मोदी को। हाँ, मोदी नहीं है, मोदी है। हाँ, मोदी जो है उसको दे दिए थे। अब उसके बावजूद उनका प्रोपेगेंडा बजाय सफाई देने के या उसमें से बच निकलने के किसी तरीके से वो अपना कोई माजरत खाना रवैया या कोई अपॉलॉजी करने की बजाय उन्होंने उल्टा हमारे ऊपर चढ़ाई शुरू कर दी है और हमारी एजेंसीज के ऊपर इल्जामात लगाना शुरू कर दिए हैं। क्या दुनिया को अंधी है, बहरी है? उनका मीडिया जो है वो अपनी रिप्यूट की भी परवाह नहीं करता, बोले जा रहा है सारा दिन, सारी रात वो हो गई है, कल से उन्होंने शोर मचाया हुआ है। मुझे बताइए कि इस पे आप क्या कहेंगे? वो गुदी मीडिया है, इट्स नॉट अ फेयर मीडिया। आपको याद है एक जमाने में इंडिया में किसी इनके लीडर की, कांग्रेस के या बीजेपी के या RSS के या VHP के लीडर की धोती फटती थी तो इल्जाम पाकिस्तान पे लगाते थे कि जाइए। अभी भी मूजी जो है ना, अभी भी मूजी जो है उसका भी यही तरीका है कि धोती उतर जाए तो वो इल्जाम पाकिस्तान के ऊपर है, एजेंसी के ऊपर। उनसे आप किसी भी गंद की तवक्को कर सकते हैं, निहायत ही गंदे लोग हैं। और इनका मीडिया तो बड़ा बिकाऊ मीडिया। आपको पता है इनके मीडिया ने रिपब्लिक TV में वो एक एंकर है जिसने काबुल के अंदर एक होटल में 6ठा फ्लोर बना दिया था। ठीक है। उसके बाद फिर उन्होंने एक एंकर है इनका इंडिया टुडे का, उसने एक प्रोग्राम किया, उसने जो बिग 23 के प्रेसिडेंट थे वो एक मेट्रोलॉजिकल इंजीनियर को दिखाया कि देखिए जी हमने पाकिस्तान का F-16 मारा है। वो मेट्रोलॉजिकल इंजीनियर वहां बैठे हुए ऑन टीवी, लाइव टीवी में कहने लगा ये पुर्जे तो मिग 23 के, ये तो उसके है ही नहीं F-16 के। सही। तो इनको शर्म नहीं आती है, बेशरम, पैदाइशी बेशरम है। मैं अमूमन सोचता हूँ शमसी साहब
कि ये जिस खानदान में पैदा हुए थे और उनकी माँ और बाप थे या जिस स्कूल में गए थे, उन लोगों ने इनको क्या ट्रेनिंग दी थी जो इंडिया मीडिया में औरतें और मर्द बैठे होते हैं। यानी इनकी घुट्टी में झूठ, रियाकारी, फरेब, धोखाधड़ी सिखाई गई थी। अच्छा, इसमें सर थोड़ा इनके